हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास फिर से लेके आ गए हैं 10th वालों के लिए साइंस। ठीक है, टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न आने की चांसेस है, याद रखेंगे सभी लोग। जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए आज की क्लास, देखिए यहाँ पर जितने चीज हम लिखे हैं ध्यान से उसको पढ़ेंगे सभी लोग। ठीक है बाबू, देख रहे हैं, एक बार ध्यान से पढ़िए सभी लोग। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम की दृष्टि से। साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं? साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं? साबुन के बारे में समझिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला में एक लाइन में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, उस अम्ल या वसा में सोडियम और पोटेशियम जो मिलाए जाते हैं, ये दोनों लवण जो मिलाए जाते हैं, तब साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, उसी तरह से अपमार्जक बाबू, ये भी लंबी श्रृंखला में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें अमोनिया और सल्फोनेट लवण को मिलाए जाते हैं, तो इन चीजों को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, द्विविखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? द्विविखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? द्विविखंडन, इस विधि में एक कोशिकीय जीव, इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। अब बहुखंडन की बात किया जाए तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है बाबू, और प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा। द्विखंडन, द्विविखंडन में जो क्या होते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं ना, वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। जब वो 2 भागों में विभाजित होते हैं तो ये प्रत्येक जो है नए जीव का निर्माण करते हैं। दोनों जो है, दोनों जो अलग अलग जो विभाजित हुए ना, वो दोनों अपना अपना एक नए नए जीव का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से यदि बहुखंडन की हम बात करें तो इस विधि में भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं, लेकिन इसमें कई भागों में विभाजित होते हैं। एक भागों में नहीं, 2 भागों में नहीं, 3 भागों में नहीं, कई भागों में विभाजित होता है। इसमें प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है, इसमें पौधे का निर्माण करता है, लेकिन उसमें उसी जीव का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो ना? आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बाबू? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए आप सभी लोग, और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लोग। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अधिक से अधिक आते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसका उदाहरण है जैसे में एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, याद रखिएगा ZnO।
एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है बाबू सूत्र Al2O, याद रखिएगा, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड का होता है ZnO, ठीक है। इन चीजों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता है डीएनए आनुवांशिकता का आधार है। कैसे? डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, कैसे है? तो डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, क्यों है? क्योंकि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, 2 गुणों की क्षमता होती है किसमें? डीएनए में। और ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जितनी भी कोशिका है उन सभी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं बाबू? डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए की अनुकृति मतलब जो थोड़ा सा पुरानी हो जाती है ना, उसे अनुकृति कहते हैं। और मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है, जो पुराना होता है वो बिल्कुल नया की तरह होता है, ठीक है। नंबर 3 में देखेंगे, डीएनए स्वयं एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है स्वयं एक क्या है बाबू? आनुवांशिक पदार्थ है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे 9798519639 कॉल करेंगे आप लोग, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखिए। तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखिए। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। पहला क्या है? यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। दूसरा, यह शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। नंबर 3 है, शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर में जो भी वातावरण होते हैं, जो भी हम लोगों को दिक्कतें होती हैं, उन सभी दिक्कतों का ये नियंत्रण करता है। 4 नंबर में है बाबू की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा भी करता है। ये तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आप लोगों का, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग बने रहिए अंत तक, ठीक है। फटाफट से एक बार सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक बाबू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले कोई भी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? ये क्वेश्चन इतनी टॉप है बाबू आपके एग्जाम की दृष्टि से कि क्या कहा जाए, ठीक है। तो कहता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन, ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्त्रावित नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में जो है नमक के वजह से जो है थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन है बाबू, वो उचित मात्रा में स्त्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि आकर काफी बढ़ जाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि आकर जो है काफी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है, फूलने लगता है, ठीक है। शरीर की इसी अवस्था को क्या कहते हैं बाबू? घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? ऐसे नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसे नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं।
ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से, तभी समझ में आएंगे, ठीक है। ऐसे नाभिक की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हल्के नाभिक, ठीक है, हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी वजनदार तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बाबू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग को लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग को लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है बाबू? इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। आग को जो रोकते हैं ना, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना, जो खिलौना बनते हैं ना बाबू, खेलने वाला, सजावट का जो सामान बनते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, उन सभी चीजों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कागज जो होते हैं उसमें भी किया जाता है, कांच में भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक बहुत चिकना जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन तो और आप लोगों को ज्यादा ही समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर जी समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बाबू। कार्बन सहसंयोजिक यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन सहसंयोजिक यौगिक क्यों बनाते हैं, या सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? ध्यान से देखेंगे सभी लोग और समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बने रहिए 10 मिनट तक, ठीक है। कहता है एक कार्बन के अष्टक में, एक कार्बन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होते हैं, ठीक है। और उसकी बाहरी कक्षा में हमेशा जो है 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, याद रखेंगे इन सब बातों को, ठीक है। और इसका संकेत होता है सी, ठीक है। एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक का मतलब बाहरी कक्षा, ठीक है। यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन नो तो दे सकता है और नो तो ले सकता है। यदि ये किसी यौगिक का निर्माण करते हैं कार्बन, ठीक है, यदि किसी यौगिक का ये निर्माण करते हैं कार्बन, तो ये ना ही किसी को दे सकते अपना इलेक्ट्रॉन 4 और ना ही किसी से ले सकते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बना सकते हैं। दोनों दोस्ती करके कोई यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कार्बन सहसंयोजिक यौगिक बनाता है, ठीक है, याद रखेंगे, बनाता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI प्रश्न, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप ये वर्ण विक्षेपण होगा बाबू, ठीक है, विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जैसे देखो हम एक ये प्रिज्म बना रहे हैं बाबू, ठीक है, और इस प्रकार से इसकी घटनाएं होते हैं, 7 रंगों में विभक्त होते हैं, ठीक है, बारीक ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो वही कहा गया है, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो के अंत तक रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।